हेलो गाइस, ये अपना फर्स्ट लेक्चर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं टॉपिक्स कौन-कौन से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन अपन देखेंगे इसमें, दूसरा केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं बेसिकली, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, फिर पढ़ेंगे कोरोजन एंड लास्ट में अपन पढ़ेंगे रेंसिडिटी। टोटल अपन यहाँ पे 6 टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट अपन देखेंगे केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं बेसिकली, इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज न्यू सब्सटेंसेस and it cannot be reversed by physical method. Chemical reactions जो होती हैं that involves change in state, दूसरा है अपना change in color, थर्ड है change in temperature and फोर्थ है evolution of gas. अब देखो यहाँ पे अपन ने बोला है it cannot be reversed by physical methods. देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है ना, उसके जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको वापस अपन रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं यूजिंग फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड्स कौन से होते हैं, जैसे हीटिंग है अपना, किसी चीज को फ्रीज कर दें अपन, ठीक है, या फिर कट कर दें बीच में से, ये सब क्या है, फिजिकल मेथड्स हैं। तो फिजिकल मेथड से जो अपने पास प्रोडक्ट बना है उसको अपन वापस से कन्वर्ट नहीं कर सकते किसमें, रिएक्टेंट्स में। अब इसका सिंपल एग्जांपल अगर अपन देखें तो जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, जो आयरन है वो अपना किस में चेंज हो जाता है, रस्ट में। अब जो रस्ट है उसको अपन यूजिंग फिजिकल मेथड हीट कर दें, इसको फ्रीज कर दें या फिर इसको कट कर दें, ऐसा करके क्या अपन इसको वापस आयरन में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो सब्सटेंसेस बनते हैं वो उनको वापस अपन क्या नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी रिवर्स्ड इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूजिंग फिजिकल मेथड्स। ओके, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने बोला कि केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट जैसे अपन बात करें, अपन क्या बोलते हैं, H2 जैसे गैस है, ठीक है, प्लस O2 है अपने पास में, ये भी गैस है, और जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, H2O बनता है जो कि लिक्विड है। अब यहाँ पे देखो दोनों क्या है, गैस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है दोनों, और जब आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं, तो यहाँ पे अपने को लिक्विड मिलता है। तो इसको बोलते हैं चेंज इन स्टेट। गैस से दोनों सब्सटेंस गैस से किस में चेंज हो गए, लिक्विड में हो गए। क्लियर है। नेक्स्ट है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर के लिए अपन बात करें, चेंज इन कलर में अपने पास में एक एक्सपेरिमेंट भी आएगा आगे, अपन देखेंगे उसको, कि जैसे कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का होता है, दिस इज CuSO4। इसका कलर जो होता है दिस इज ब्लू। और जब क्या करते हैं, इसमें आयरन नेल अपन जब इसमें डालते हैं, इसमें कोई आयरन नेल अपन ने प्लेस की, तो यहाँ से होगा क्या, जो अपनी आयरन नेल है इसमें से आयरन निकल के क्या करेगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जाएगा, और इसके अंदर जाके जो कॉपर सल्फेट के अंदर जो कॉपर है उसको डिस्प्लेस कर देगा, और ये जो डिस्प्लेस्ड कॉपर है ये क्या करेगा, जो अपनी ये आयरन नेल है इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ पे इस आयरन नेल पे दोनों तरफ क्या करेगा, वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो फाइनली होगा क्या, यहाँ पे जो यहाँ पे कॉपर का, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है, अब सिंस कॉपर इसमें से डिस्प्लेस हो गया और इसके अंदर क्या आ गया, आयरन, तो क्या बनता है यहाँ पे, जो सॉल्यूशन बनता है वो बनता है FeSO4 बन जाता है, और कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। तो यहाँ पे अपने को जो फेरस सल्फेट मिला है इसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी लाइट ग्रीन। ठीक है। इसकी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो कैसे लिखते हैं, अपन लिखते हैं CuSO4 प्लस Fe, और ये अपना किस में होता है, एक्वस में होता है, आयरन जो है वो किस में होता है, सॉलिड, और जब रिएक्ट करके ये फाइनली क्या बनाता है, FeSO4, ये बनता है अपना क्या, एक्वस, प्लस अपने पास में कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। और एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे, जो इनिशियली CuSO4 था ये कैसा था, दिस वाज ब्लू, एंड जो फाइनली ये अपना FeSO4 बना ये कैसा होगा, लाइट ग्रीन। तो अपन इसी की बात कर रहे थे कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर बेसिकली क्या हो सकता है, चेंज इन कलर भी हो सकता है। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। सपोज करो दो एलिमेंट्स है अपने पास में और वो आपस में रिएक्ट करके एक थर्ड एलिमेंट बना रहे हैं। अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जब ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, लेट्स से दिस इज A, दिस इज B एंड C बन रहा है अपना, ठीक है। तो ये दोनों एलिमेंट जब कंबाइन हो रहे हैं तो यहाँ पे सपोज करो अपनी हीट है वो रिलीज हो रही है। हीट रिलीज हो रही है तो मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, हीट रिलीज होगी। तो क्या होगा, जिस कंटेनर में बेसिकली ये जो रिएक्शन हो रही होगी वहां पे ये क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, ये सारी चीजें अपन आगे देखेंगे, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। और अगर इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन में अगर ये रिएक्शन आसपास के एनवायरनमेंट से क्या करती है, हीट अब्जॉर्ब करती है, तो अपन इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, जिस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रही होगी वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा क्यों होगा, क्योंकि आसपास के जो एनवायरनमेंट की हीट किसने अब्जॉर्ब कर ली, इसने कर ली, तो ये कैसा हो जाएगा, ठंडा, दैट इज कोल्ड।
तो अपन इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में कुछ रिएक्शन इस तरीके से, एक रिएक्शन है, सपोज करो जिंक प्लस H2SO4, ठीक है। जिंक जो है अपना सॉलिड में है, SO4 जो है एक्वस में है, एंड दिस गिव्स ZnSO4 प्लस ये अपना क्या हो गया, दिस इज एक्वस प्लस H2 अपने को क्या मिली, गैसियस फॉर्म में। यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस रिलीज हो रही है। तो कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शंस हैपन इन अवर डेली लाइफ। फर्स्ट डाइजेशन ऑफ फूड, सेकंड है रेस्पिरेशन, थर्ड इज रस्टिंग ऑफ आयरन, फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ फ्यूल। ये सारे के सारे क्या हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं। अब अपन बात करेंगे रिएक्टेंट्स की। एक रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, द सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं या पार्ट लेते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, the substances which are formed during chemical reactions are called products. When magnesium burns in air gives magnesium oxide, ये अपना क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो होता क्या है यहाँ पे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो एयर के अंदर होती है वो आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद में अपने पास क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें रिएक्टेंट्स क्या हैं, रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखे जाते हैं। ये वाले अपने क्या है, रिएक्टेंट्स। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट्स। ठीक है। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स बेसिकली जो रिएक्शन के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर एरो के सामने जो अपने पास में कंपाउंड जो बना है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी अपने पास में हो सकते हैं। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन बेसिकली क्या होती है, एक केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए केमिकल इक्वेशन। ऊपर अपन ने देखो ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, बेसिकली ये केमिकल क्या है, अपना केमिकल रिएक्शन है। अब इस केमिकल रिएक्शन को अपन एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सिंबल्स ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विद मेंशन ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है, अपन जब मैग्नीशियम रिबन को, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे बेसिकली अपन ने क्या किया है, जो ऊपर अपन ने वर्ड्स में लिखा हुआ था जिस केमिकल रिएक्शन को, उसको अपन ने क्या किया, केमिकल इक्वेशन में चेंज किया है। कैसे, अपन ने मैग्नीशियम के लिए उसका सिंबल Mg लिया है जो कि सॉलिड स्टेट में, नीचे अपन ने S लिखा है। वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन किस स्टेट में है, गैसियस फॉर्म में। और ये मिलके आपस में कंबाइन होकर अपने को क्या देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो है किस फॉर्म में होता है, सॉलिड में। तो अपन क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन के अंदर जो भी कंपाउंड्स हैं उनके अपन सिंबल लिखते हैं, और सिंबल्स को यूज करते हुए अपन एक इक्वेशन लिखते हैं। ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट है उनकी जो फिजिकल स्टेट है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो सॉलिड होता है उसको अपन स्मॉल ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, S। लिक्विड के लिए L यूज करते हैं, गैस के लिए G यूज करते हैं, और एक्वस सॉल्यूशन के लिए AQ यूज करते हैं। अब एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज सॉल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट। कोई चीज वाटर में अंदर मिली हुई है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जो स्टेट होता है उस स्टेट को अपन क्या बोलते हैं, एक्वस स्टेट। क्लियर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नीड ऑफ बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा अपना वो जो है वो आता है अपना बैलेंसिंग ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करना है, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे अपने पास में एक रिएक्शन दी हुई है। आयरन जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, Fe2O3 प्लस H2। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये केमिकली बैलेंस्ड नहीं है। अब यहाँ पे अपने पास में देखो लेफ्ट हैंड साइड में आयरन का 1 एटम है, राइट हैंड साइड में देखेंगे तो वो 2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बेसिकली बैलेंस्ड होनी चाहिए। जितना आयरन यहाँ पे है उतना ही राइट हैंड साइड में होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि अपने को एक कॉन्सेप्ट पता है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अब बोलते हैं व्हाट इज द नीड ऑफ बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। ये क्यों करते हैं अपन बैलेंस, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एग्जाम में अगर आता है व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, तो आपको आंसर देना है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब जो ये लॉ है वो बेसिकली कहता क्या है, इट स्टेट्स दैट matter can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction. So the number of elements or atoms involved in a chemical reaction should be same on reactant side and product side. तो यहाँ पे number of जो atoms हैं वो reactant side और product side में अपने क्या होने चाहिए, that should be equal. ठीक है। अब अपन बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन को अपन बैलेंस कैसे करते हैं। अब अपने जो सिलेबस में, अपने जो CBSE के बुक में जो दिया हुआ है वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या करते हैं, इसको अपन देखो यहाँ देखेंगे। अब यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 है
और राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन का एटम एक है, ठीक है? तो अपने को दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, बराबर एटम्स अपने पास में हर एक एलिमेंट के होने चाहिए। तो अपन इसको अब हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ पे अपने को पता है ऑक्सीजन 2 है, तो अपन क्या करेंगे, ऑक्सीजन को 2 बनाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे देखो कार्बन के एटम्स भी कितने हो गए, 2 हो गए। तो अपने को लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन 2 चाहिए, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये अपनी जो रिएक्शन है ये अब क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। कार्बन के एटम यहाँ पे 2 हैं और राइट हैंड साइड में कार्बन के एटम कितने हैं, 2 हैं। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2 हैं और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। क्लियर है बात? चलिए अब अपन सेकंड रिएक्शन जो है इसको बैलेंस करके देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या देखें, तो अपन देखते हैं कि देखो आयरन जो है, आयरन के 3 एटम है प्रोडक्ट साइड में, बट यहाँ पे कितने हैं, 1। तो अपन क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, अब अपन देखते हैं कि जो अपने पास में ऑक्सीजन है वो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, ओके। अब अपन ने क्या देखा कि जो हाइड्रोजन है राइट हैंड साइड पे वो 2 हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं टोटल, 8। 4 टू जा 8। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे अपने को जो केमिकल इक्वेशन मिली है ये बैलेंस्ड है। क्यों है? क्योंकि देखो आयरन यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4 है, यहाँ भी कितना है, 4 है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 8 और यहाँ भी कितना है, 8। क्लियर है बात? चलिए जो थर्ड केमिकल इक्वेशन है उसको अपन बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे अपने को कॉपर प्लस NH3 गिव्स कॉपर प्लस N2 प्लस H2। यहाँ पे ध्यान रखना है, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है लिखने में। ये है अपना कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर कॉपर की बात करें तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। ओके, ऑक्सीजन की बात करें यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने पास नाइट्रोजन यहाँ 1 है पर नाइट्रोजन यहाँ 2 है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ठीक है। अब अपने पास में हाइड्रोजन कितने हो गए टोटल, 6 हो गए, पर राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन अपने पास 2 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई। क्लियर है? ओके। अब देखते हैं ऑक्सीजन अपने पास कितने हो गए, 3 हो गए। ऑक्सीजन 3 हो गए तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को। अब ध्यान से देखो यहाँ कॉपर 3 है, राइट हैंड साइड में कॉपर कितना है, 1, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अब जाके ये क्या हुई है, बैलेंस हो गई। ठीक है। तो अब एक चीज़ देखना, जैसे-जैसे अपनी केमिकल इक्वेशंस जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हो रही हैं वैसे-वैसे अपने पास में जो हिट एंड ट्रायल मेथड है उससे बैलेंस करना थोड़ा हार्ड हो रहा है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा-सा भी केमिकल इक्वेशन जो है वो अगर अपने पास में कॉम्प्लेक्स आ जाती है तो उसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है ना। कोई ज़रूरी नहीं है आपकी हर बार आप इसमें सक्सेसफुल हो हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्ट मेथड सिखाऊँगा। कोएफिशिएंट मेथड बोलते हैं उसको। उसको अगर आप यूज़ करोगे तो 100% आपका आंसर आएगा, ठीक है? तो चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पे देखो अपने पास में केमिकल इक्वेशन गिवन है, ठीक है? इसको अगर हिट एंड ट्रायल मेथड से आप बैलेंस करना चाहोगे तो यहाँ पे आपके चांसेस हैं कि आपसे ना हो पाए, ठीक है? पर अपन जब इसको कोएफिशिएंट मेथड से करेंगे तो 100% आंसर आएगा। अब वो मेथड कैसे अपन अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनके यहाँ पे अपने को A लिख लेना है कोएफिशिएंट, यहाँ B लिख लेना है, यहाँ C लिख लेना है, यहाँ D लिख लेना है। अगर एक और होता तो अपन E लिख लेते हैं। अब अपन क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे एल्यूमीनियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, बेरियम है और क्लोरीन है। तो अपने पास टोटल 5 अपने पास में यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, उन सबको लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एल्यूमीनियम को लिख लेते हैं। तो एल्यूमीनियम का लेफ्ट हैंड साइड में देखो कितने एटम्स हैं टोटल, ये कोएफिशिएंट ए और ये कितना है 2, तो कितना हो गया 2a। ओके, राइट हैंड साइड में अपने पास एल्यूमिनियम के कितने एटम्स हैं, सी, दैट इट शुड बी इक्वल्स टू सी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अपने पास में क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में किसी भी एलिमेंट के जो एटम हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर 2a है तो उधर जो है ये 2a किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट है, दैट इज सल्फर। तो सल्फर में लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान से देखो कितने अपने पास में एटम्स हैं, तो यहाँ सल्फर में देखो होल थ्राइस लिखा हुआ है और ये अपने पास में ए कोफिशिएंट है इसका, तो टोटल कितने हो गए ए इंटू 3, दैट इज 3a। ओके, और राइट हैंड साइड में अगर अपन देखें तो सल्फर के कितने एटम्स हैं, दैट इज देखो ये सल्फर है और इसके कोफिशिएंट में डी है तो ये हो गया दैट इज इक्वल टू डी। ओके, नेक्स्ट जो अपने पास में एलिमेंट है दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन में ये अपने पास 4, इसका होल थ्राइस दैट इज 4 3 जा 12, 12 इंटू ए दैट इज 12a। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास है 12a
और राइट हैंड साइड में जो ऑक्सीजन है अपने पास में उसके कितने एटम्स हैं, दैट इज 4 इंटू डी, दिस इज 4 इंटू डी। तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 12A इक्वल्स टू 4D। ओके, अब अपने पास में क्या बचा, बेरियम। बेरियम का देखते हैं, तो बेरियम में लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं अपने पास में, दैट इज बी। तो ये अपन बी लिख लेते हैं, दैट शुड बी इक्वल्स टू, यहाँ पे कितने एटम्स हैं, यहाँ पे डी है, दैट इज टी। ओके, अब अपने पास में क्या बचा, एक क्लोरीन बचा, सिर्फ क्लोरीन को लिख लेते हैं यहाँ पे। क्लोरीन के लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं, तो यहाँ पे 2 इंटू बी, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2b, दैट शुड बी इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे क्लोरीन के कितने एटम्स हैं, ये अपने पास 3 है, 3 इंटू सी, दैट इज 3c। अब आप क्या करो, किसी भी एक को, ए बी सी डी में से किसी भी एक को आपको 1 मानना है। ए बी सी डी में जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है उसको अपन 1 मान लेते हैं, ठीक है, तो उससे थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अपने को क्या दिख रहा है भाई, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, तो अपन क्या करते हैं, लेट डी इज इक्वल्स टू 1 अपन ने मान लिया, ठीक है। अब डी जैसे ही 1 माना अपन ने, तो यहाँ से देखो अपने पास में जो ये अपने पास में बी किसके इक्वल है, डी के, तो मुझे बताओ बी भी कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब यहाँ से देखो अगर डी 1 है तो ए कितना हो जाएगा, दैट इज 12A इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1, दैट इज 4। तो ए यहाँ से अपना हो गया 4/12, दैट इज 1/3। ए आ गया, बी आ गया, डी आ गया, अपने को सी ढूंढना है। अब सी किसके इक्वल है, सी इज इक्वल्स टू 2A, तो C अपने पास में क्या हो जाएगा, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ A। A कितना 1/3, तो 2/3। क्लियर है, ओके। अब ध्यान रखना है, कभी भी जो कोफिशिएंट्स होते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते। तो यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन को अपने को क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसके लिए अपन क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है अपना, जो भी डिनोमिनेटर में है उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 3, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो अपने पास में एलसीएम कितना है, 3। अब सिंस अपना एलसीएम 3 आया है, तो 3 जो है, अपन जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं उन सबको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 3 से, यहाँ भी 3 से और यहाँ भी 3 से। तो डी कितना आ गया 3, बी कितना आ गया 3, ए कितना आ गया अपना, दैट इज 1, और सी कितना आ गया, दैट इज 2। और अपन वहाँ पे लिख लेते हैं, ए की जगह अपन क्या डालें, ए कितना है अपना 1, तो ए की जगह 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। बी की जगह क्या है अपना, बी की जगह 3 आया है, तो बी की जगह अपन क्या डाल देते हैं 3। और सी की जगह अपना क्या आया है, सी की जगह आया है 2, तो सी की जगह अपन 2 रख देते हैं। और डी की जगह अपना क्या आया है, डी जो है दैट इज ऑल्सो 3, तो डी की जगह अपन 3 रख देते हैं, दिस इज 3। तो इस तरीके से आपके पास में 100% जो है आपको आंसर मिल जाएगा। तो जब भी आपको कोई कॉम्प्लेक्स केमिकल इक्वेशन मिले और उसको बैलेंस करना हो, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं इजीली, 100% आपका आंसर आएगा। अब चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे ये जो है बैलेंस्ड है क्या। तो देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम के लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 2 एटम्स हैं, राइट हैंड साइड में भी कितने हैं, 2 हैं। ओके, सल्फर के कितने हैं यहाँ पे, दैट इज 3। तो राइट हैंड साइड में सल्फर कितना है, देखो ये 3 है अपना, ठीक है। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, दैट इज 12। राइट हैंड साइड में देख लेते हैं ये कितने हैं, 12। ओके, बेरियम के कितने हैं, 3, तो बेरियम कितना है यहाँ पे 3। क्लोरीन कितना है, 6, तो क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 6। तो ये जो अपनी केमिकल इक्वेशन है ये अपन ने बैलेंस कर दी है। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।